Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। आज हम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन का टॉपिक इन जनरल एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इन स्पेसिफिक। हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन को हम डिफाइन करते हैं कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडीज के अंदर बनने वाले वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को रिमूव करते हैं और ख़ास तौर पर एक्सक्रीशन फोकस करती है नाइट्रोजनस नेचर के जो वेस्ट हमारी बॉडी में बनते हैं। इनफैक्ट जिंदा चीज़ें अपने आप को सरवाइव कराने के लिए अपने एनवायरनमेंट से फूड लेती हैं और जब उन फूड को अपनी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करती हैं, तोड़ती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, तो उन फूड्स में से ना सिर्फ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं बल्कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अगर ये बॉडी के अंदर एक हद से ज़्यादा स्टोर रहेंगे तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल और इंजूरियस हो सकते हैं। दैट इज़ वाई ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सक्रीशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कैरेक्टरिस्टिक भी है और लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक में भी इसको काउंट किया जाता है कि जितने भी जिंदा चीज़ें हैं वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से गुजरती हैं और वो होम्योस्टेसिस अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करती हैं बाय रिमूविंग वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स स्पेशली ऑफ नाइट्रोजनस नेचर। हम देखेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट और कौन कौन से ऐसे वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं कि जिनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। कंसीडरिंग एनिमल्स हम देखते हैं कि कौन से वाले न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स लेते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स से बनने वाले वेस्टफुल प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं। एनिमल्स जब अपना फूड लेते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स शामिल हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को मेटाबोलाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उनमें पैदा होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स से, तो ये दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से फूड के अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी शामिल हैं और जब प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है तो इनकी ब्रेक डाउन से बनने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है और इनसे बनने वाले वेस्टफुल प्रोडक्ट्स के अंदर भी नाइट्रोजन शामिल होगी। फाइनली हम देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ख़ास तौर पर तमाम मेटाबोलाइट्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साबित होते हैं अगर ये बॉडी के अंदर एक सर्टेन कंसंट्रेशन से एक्सीड कर जाएं। दैट इज़ वाई इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कहलाता है एक्सक्रीशन। अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ देखें, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ वो मोड ऑफ लाइफ है जिसमें पौधा खुद अपनी फूड तैयार करता है। मीन टू से दैट कि वी आर रेफरिंग टू फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ में होते हैं उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन एक हद से ज़्यादा बॉडी में हो जाती है और अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंसिडर होती है क्योंकि इसको बॉडी से रिलीज करके, इसको बॉडी से एक्सक्रीट करके बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन को नॉर्मल करना पड़ता है। मोरओवर हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जब वो मेटाबॉलिक मोड ऑफ लाइफ में होते हैं, मीन मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं ताकि वो उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकें, उस प्रोसेस के दौरान उनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं और इनको भी रिमूव करने के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं और जब ये अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन से एक्सीड करते हैं तो इनको भी रिमूव किया जाता है बॉडी से। प्लांट्स में ना सिर्फ ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जिनको प्लांट्स मुख्तलिफ मकासद के लिए अपनी बॉडी में स्टोर रखते हैं, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाती है तो उस वक्त इनको रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है ताकि ये बॉडी के लिए इंजूरियस साबित ना हो। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर क्या है और कब कब इनको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन। डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन को क्लियर करने के बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है।
हम ये बात जानते हैं कि जो एक्सक्रीशन है ये लाइफ की प्रॉपर्टीज में से है। इट मींस जितनी भी जिंदा चीजें हैं जिनके अंदर जिंदगी मौजूद है और जो जिंदा कहलाती हैं उनके अंदर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हो रहा है और ये उनके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ताकि वो अपने अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख के अपने आप को सरवाइव करा सकें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन से वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम वैसे भी जिक्र कर चुके हैं। हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि ये किस प्रोसेस के अंदर बनते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को कब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं? जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो उनकी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा है और उसको अब बॉडी से रिमूव होना चाहिए। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन मौजूद है जो बाय प्रोडक्ट है और इसको अब रिमूव करना है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी में प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सके बॉडी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसकी इक्वेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है ये प्रोसेस और इसमें एंड पे हमारे पास ये हासिल हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्टफुल मेटाबोलाइट है और इसको बॉडी से रिमूव होना चाहिए। एंड नंबर 3, पानी जो है वो दोनों प्रोसेसेस में बनता है, फोटोसिंथेसिस में भी बनता है और रेस्पिरेशन में भी बनता है। यहाँ पे दोनों जगह पे हमारे पास वाटर बन रहा है और जब पानी की कंसंट्रेशन भी एक्सीड करेगी नॉर्मल से तो उसको भी फिर बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। गैसेस की जो मूवमेंट है और गैसेस को एक्सक्रीट करने के जो प्रोसेसेस हैं बॉडी से कैसे इनको निकाला जाता है वो हम फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। डिफ्यूजन के थ्रू ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, लीव्स से ये प्रोसेसेस होते हैं। पानी के साथ पौधा क्या करता है? नंबर 1, पानी को पौधा किसी हद तक अपने अंदर स्टोर कर लेता है और अपने सेल्स के अंदर जमा कर लेता है ताकि टर्गर प्रेशर मेंटेन रख सके, क्योंकि पौधे के अंदर स्केलेटन तो मौजूद नहीं है। दैट इज वाई वो अपने आप को सपोर्ट देने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करता है, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टर्गर प्रेशर कहलाता है। और टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो वाटर जो बनता है पौधे के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, उसका कुछ पार्ट जो है वो रिटेन किया जाता है, रोक लिया जाता है प्लांट के अंदर ताकि टर्गर प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे हम टर्गर प्रेशर की एग्जांपल देखते हैं कि फर्ज करें ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल के अंदर ये उसका वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर जब हम पानी भरेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूल फैलना शुरू हो जाएगा, स्वेल करना शुरू हो जाएगा और जब ये फूलना शुरू होगा, स्वोलन हो जाएगा, तो फिर ये सेल्स के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देगा सारी डायरेक्शंस के अंदर। और जब ये सेल की वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा तो वो सेल टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और जब एक प्लांट के सारे सेल्स सख्त हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो प्लांट को सपोर्ट मिलती है और ये प्रोसेस कहलाता है टर्गर प्रेशर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सेल फूल रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी स्टोर हो रहा है और ये इसका वैक्यूल है। जो वैक्यूल के अंदर पानी आता है, वैक्यूल स्वेल होता है, फूलता है और वो साइज में इंक्रीज होता है और वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये टर्गर प्रेशर इंपॉर्टेंट है प्लांट को सपोर्ट देने के लिए। अब जो पानी टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए यूज हुआ वो तो प्लांट के लिए यूजफुल है। इसके बाद भी अगर वाटर बच जाता है तो उसको पौधा रिमूव करता है थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ये पानी का इवेपोरेटिव लॉस है। जब पानी इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स से जब पानी इवेपोरेट करके जाएगा तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। हम देखते हैं कि प्लांट्स के जो वैक्यूल हैं वो भी रोल प्ले करते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन के अंदर। वैक्यूल्स जो हैं वो एक स्टोर के तौर पे, स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स अपने यूजफुल मटेरियल्स को एज वेल एज वेस्ट मटेरियल्स को वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब वेस्ट को प्लांट स्टोर करता है बड़ी मिकदार के अंदर वैक्यूल के अंदर, तो वेस्ट आपस में मिलके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेते हैं और जब वेस्ट मटेरियल क्रिस्टल की फॉर्म में चले जाते हैं तो अब वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं और इनसॉल्युबल होने की वजह से फिर वो हार्मलेस हो जाते हैं। वो प्लांट को एज सच कोई नुकसान नहीं पहुंचा
पहुंचाते, वो वैक्यूल के अंदर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल और वो नुकसान भी नहीं पहुंचाते। दिस इज द रोल ऑफ वैक्यूल्स के कैसे वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो भी रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। लीव्स वो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जहां प्लांट्स अपने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और केमिकल्स और वेस्ट को स्टोर करते हैं। इसी वजह से प्लांट्स के लीव्स को अक्सर एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है क्योंकि ये एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करते हैं, हेंस दे आर टर्म्ड एज एक्सक्रीटोफोर। लीव्स दो तरह से एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, लीव्स फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और जब लीव्स गिरते हैं तो वो अपने साथ वेस्ट भी लेकर चले जाते हैं। सेकेंडली, डाई ऑफ के लीव्स जो हैं वो पौधे को छोड़ के नीचे नहीं गिरते बल्कि पौधे के ऊपर ही मर जाते हैं और उनके साथ वेस्ट भी खत्म हो जाते हैं पौधे के। दोनों की हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब लीव्स गिरते हैं तो इसकी एग्जांपल है ऑटम लीव्स। खिजा में जितने पौधों से गिर रहे होते हैं पत्ते, इनफैक्ट उनके अंदर वेस्ट होते हैं, और जब वो पत्ते गिर जाते हैं तो पौधा अपने वेस्ट से अपनी जान बचा लेता है और उनको अपनी बॉडी से निकालने में कामयाब हो जाता है। इसी तरह से अगर हम डाई ऑफ की एग्जांपल देखें कि लीव्स मरते कैसे हैं या खत्म कैसे हो जाते हैं, तो इसमें एग्जांपल है ब्लूबेल की। ब्लूबेल हम आगे चल के डायग्राम में देखेंगे कि एक ऐसा पौधा है जिसके जो फ्लावर्स हैं वो असल में होते हैं ब्लू इन कलर, और साथ ही उनकी शेप होती है बेल की तरह, एक घंटी की तरह उनकी शेप होती है। इस वजह से इस पौधे को कहा जाता है ब्लूबेल। अगर हम ब्लूबेल का स्ट्रक्चर कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि इसमें अंडरग्राउंड बल्ब है जो जमीन के नीचे, मट्टी के नीचे एक स्वोलन पोर्शन है, और उस पोर्शन से इसकी ग्रोथ होती है, और ये जो बल्ब है ये बनता है इसके सीड से। फरवरी में आके ये बल्ब ग्रो करना स्टार्ट करता है और हमें शूट्स नजर आना स्टार्ट होती हैं जमीन के ऊपर। नेक्स्ट मंथ मींस मार्च में इसके अंदर लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रैल मई में इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मींस फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर्स ब्लू इन कलर हैं और बेल की शेप के हैं, जिस वजह से इस पौधे को ब्लू बेल का नाम दिया गया। और फिर इनके अंदर सीड्स बनना स्टार्ट होते हैं, और सीड्स जून के अंदर बन चुके होते हैं, सीड्स मैच्योर हो जाते हैं, और जब सीड्स बन जाते हैं तो इसमें डोरमेंसी का पीरियड आता है जिसमें हम देखते हैं कि ये जो बल्ब है ये इन लीव्स से कट ऑफ हो गया है, और ये लीव्स शूट के साथ गिरे नहीं बल्कि वहीं पे ये मर गए, और इनके अंदर जितने भी वेस्ट थे वो इस पौधे से दूर चले गए, और नेक्स्ट सीजन में यही बल्ब दोबारा ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स ब्लूबेल के केस में लीव्स पौधे के साथ गिरते नहीं हैं बल्कि वहीं पे अटैच रहते हैं, और उधर ही वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, मींस मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। डीकंपोजर्स उनको ब्रेक डाउन कर देंगे, और पौधा जो कि लीव्स के अंदर वेस्ट स्टोर करता रहा बड़ी आसानी के साथ उन वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। ये बल्ब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के अंदर अगेन ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, और ये प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। और ये है वो तमाम फ्लो शीट जिसमें हम देख सकते हैं कि किन स्टेजेस से गुजर के इस पौधे में ग्रोथ होती है, और कैसे इसका लाइफ साइकिल रिपीट होता है, और कैसे ही अपने लीव्स को डाई ऑफ करके उनको खत्म करके अपने वेस्ट से अपनी जान छुड़ा लेता है और वेस्ट को अपनी बॉडी से निकालने में कामयाब हो जाता है। इट मींस ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनमें लीव्स पौधे की हेल्प करते हैं टू रिमूव वेस्ट, हेंस लीव्स आर टर्म्ड एज एक्सक्रीटोफोर। हम देखते हैं कि जो ऑटम लीव्स होते हैं, जो गिरते हैं पत्ते, उनका कलर चेंज हो जाता है और वो येलोइश होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि नॉर्मल लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। तो इसके पे ऊपर जब रिसर्च की गई और फिजियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की गई, तो हमें पता ये चला कि लीव्स का जो कलर चेंज होता है इनफैक्ट वो उसमें पिगमेंटेड कंपाउंड्स और हैवी मेटल्स के ज्यादा स्टोर होने की वजह से चेंज होता है। प्रीवियसली सोचा जाता था कि लीव्स का कलर का चेंज हो जाना लॉस ऑफ क्लोरोफिल है, लेकिन अब ये बात एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि चूंकि लीव्स एक्सक्रीटोफोर हैं, वो अपने अंदर वेस्ट स्टोर करते हैं और उनके स्टोरेज की वजह से इनका कलर चेंज होता है, जो हमें आम तौर पे नजर आता है फॉलन लीव्स में। यहां पे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो लीव्स गिर रहे हैं इनके कलर ग्रीन नहीं बल्कि येलोइश है। सम अदर प्लांट्स कुछ और मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करते हैं वेस्ट डिस्पोजल और एक्सक्रीशन के। कुछ पौधे जो हैं वो अपने ब्रांचेस के अंदर, अपने ट्रंक के अंदर, तने के अंदर, अपने स्टेम के अंदर जो अननेसेसरी सेल्स हैं, जो सेल्स काम नहीं कर रहे, उनके अंदर भी वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं ताकि जो ऐसे सेल्स हैं जो हेल्दी हैं, फंक्शनिंग सेल्स हैं, वो उन वेस्ट के हार्मफुल और इंजूरियस इफेक्ट से अपने आप को बचा सकें। इट मींस प्लांट्स जो हैं
जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हम आगे चल के देखेंगे कि वो वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं अपने ब्रांचेस और स्टेम्स के अंदर, और वहां पे वो कहाँ स्टोर करते हैं, ओल्ड जाइलम के अंदर, ऐसा जाइलम जो मजीद वाटर कंडक्शन में रोल प्ले नहीं कर सकता। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक प्लांट का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें अगर हम देखें तो ये सबसे बाहर उसकी छाल है जिसको हम बार्क कहते हैं, और ये अंदर का पोर्शन सारा उसकी वुड है। और वुड में हमारे पास दो रीजन हैं, एक सेंट्रल रीजन है जिसको हमने हार्ट वुड या ओल्ड जाइलम कहा है, और एक आउटर वुड है दिस वन जो कि बार्क और ओल्ड वुड और ओल्ड जाइलम के दरमियान है। इसको सैप वुड या न्यू जाइलम कहते हैं। ये जो ओल्ड जाइलम होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपनी फंक्शनैलिटी खो देता है और ये मजीद वाटर कंडक्शन नहीं कर सकता, जबकि न्यू जाइलम जो है ये इसका फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और वाटर कंडक्शन ये करता है। इट मींस प्लांट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो इस ओल्ड जाइलम के अंदर अपना वेस्ट स्टोर कर दें, ताकि जो एक्टिव सेल्स हैं इनमें से वेस्ट बाहर निकल जाए, और ये जो ओल्ड सेल्स हैं चूंकि ये काम तो वैसे भी नहीं कर रहे, ये नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं, तो इनको वेस्ट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये ओल्ड जाइलम और ये दोनों न्यू जाइलम दोनों यहाँ पे डायग्राम के अंदर विजिबल हैं। और इस तरह से नॉन कंडक्टिंग ओल्ड जाइलम को इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट स्टोरेज के लिए। और इस तरह का देखा गया है प्रोसेस, एक प्लांट जिसको एबनी कहते हैं, उसके दरमियान में एक ब्लैक वुड हमें नजर आती है, और वो जो ब्लैक कलर है इनफैक्ट वो मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट को स्टोर करने की वजह से होता है। यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं कि ये है इसकी सैप वुड यानी कि न्यू जाइलम, और ये दरमियान में है ओल्ड जाइलम जिसको हार्ट वुड कहते हैं, और ये ब्लैक इन कलर है। इट मींस ये चूंकि इनएक्टिव हो चुका था तो पौधे ने इसके अंदर अपने वेस्ट को स्टोर कर लिया। सिमिलरली कुछ प्लांट्स जिनमें कॉनिफर्स आते हैं वो एक और एडवांस्ड मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, वो अपने वेस्ट को रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर रिलीज करते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ किस्म के एडवांटेजेस हासिल करते हैं। ये एक कॉनिफर है और ये अगर हम देखें तो ये अपनी रूट्स के थ्रू अपनी वेस्ट से निजात हासिल करता है, वेस्ट को रिलीज कर देता है इनटू द सॉइल, और इससे इसे दो फायदे होते हैं। नंबर वन कि वो वेस्ट को भी रिमूव करने में कामयाब हो जाता है, एंड नंबर टू उसके आसपास जो कंपीटिंग प्लांट्स हैं उनके खिलाफ ये अपने वेस्ट को इस्तेमाल करता है एज अ वेपन, एज अ केमिकल वेपन, ताकि वो इसके इर्द गिर्द ग्रो ना कर सकें और ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अकेला खुद ही इस्तेमाल करे। इट मींस दो बेनिफिट्स हासिल किए कॉनिफर ने वेस्ट को मट्टी में रिलीज करने से। नंबर वन, वेस्ट रिलीज हो गए, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हो गया, पहला फायदा ये हुआ। एंड सेकंड वन कि इसने केमिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया उस वेस्ट को अपने करीबी प्लांट्स के अगेंस्ट, ताकि वो उसके करीब ग्रो ना कर सकें, जिसकी वजह से ये सारे न्यूट्रिएंट्स अकेला खुद ही इस्तेमाल करता है।